सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। नारी पर हो अब कोई खास। दिल्ली इज्तिमाई इस्मत दरी के खास मुलजिम राम सिंह ने तिहाड़ जेल में की खुदकुशी। राम सिंह के वकील ने पूरे मामले को खुदकुशी नहीं कत्ल करार दिया। हैदराबाद में 2014 के आम इंतखाबात में दिलचस्प होने के इम्कान। ओवैसी के सामने कांग्रेस उतारेगी अजहर को। ओलंपिक मेडल याफ्ता मुक्केबाज विजेंद्र की मुश्किलों में इजाफा। एनआईएस विजेंद्र के खिलाफ आज सुनाएगी फैसला। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव यूपी इंतखाबात में किए गए अपने वादे को करेंगे पूरा। 10,000 तलबा को दिए जाएंगे लैपटॉप। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। पेशे खिदमत है मंजरनामा। दिल्ली इज्तिमाई इस्मत दरी के खास मुलजिम राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली है। तकरीबन सुबह 5 बजे राम सिंह ने जेल के 3 नंबर कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसने अपने ही कपड़े को फंदा बनाया और उससे फांसी लगाई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया है। तिहाड़ जेल महकमे ने मामले की तफ्तीश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से कराने का हुक्म भी जारी कर दिया है। वाजे रहे कि राम सिंह उस बस का ड्राइवर था जिसमें जुनूबी दिल्ली के बसंत विहार इलाके में 16 दिसंबर को लड़की के साथ इस इज्तिमाई इस्मत दरी की गई थी। दूसरी जानिब राम सिंह के वकील ने इस पूरे मामले को खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल करार दिया है। तो दिल्ली गैंगरेप का खास मुलजिम राम सिंह, जिसने आज सुबह खुदकुशी कर ली। हालांकि राम सिंह के वकील की तरफ से, उसके खानदान की तरफ से इस तरह के इल्जाम आयद किए गए हैं कि राम सिंह ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। एक साजिश हुई है जिसके तहत राम सिंह की मौत हुई है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जरिए जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है जो कि ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे राम सिंह ने खुदकुशी की। और आपको यह भी बता दें कि राम सिंह के खानदान वालों ने भी मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि राम सिंह को कत्ल किया गया है। साथ ही यह भी शक उन्होंने जाहिर किया है कि राम सिंह का भाई मुकेश, जो कि अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है, उस पर भी यही खतरा मंडरा रहा है। उसको भी कत्ल किया जा सकता है और खुदकुशी की शक्ल दी जा सकती है। इस तरह के इम्कान राम सिंह के खानदान की तरफ से जाहिर किए गए हैं। और राम सिंह के वालिद का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर, आइए आपको सुनाते हैं। जो कैंप बारी ने वो लड़का पकड़ के दो भाग गए हैं और एक पुलिस के हवाले कर दिया है और वो भी जेल में बंद बता रहे हैं। वो लड़का उसी में जो मुकेश है अब उसी जेल के अंदर बंद है। जो मुकेश को भी मतलब मार देंगे और कह देंगे मुकेश ने भी खुदकुशी कर ली। पहला गोला मुझे कि पापा मुझे उस कमरे के अंदर खतरा है। और ये बात मुझे मैं परसों के पहले दिन गया, आज से 3 दिन पहले कोर्ट, तो उस दिन तो मतलब वो कैसे चली थी, वकील ने मिलवाया नहीं मैं। तो एक पुलिस वाला मेरे पास में बैठा, मैं जानता है नहीं, उसे नाम नहीं जानता। उसने कही कि अंकल जी
राम सिंह आपका बेटा है? मैंने कहा हाँ जी मेरा बेटा है। मुकेश, मैंने कहा मेरा बेटा था। कि अंकल जी बात कहूँ तुम किसी से क्यों नहीं? तो मैंने क्यों बाबू जी? कि ऐसा करो उस कमरे से राम सिंह चेंज करो। सुना आपने राम सिंह के वालिद का रद्द अमल कि किस तरह से उन्होंने शक जाहिर किया कि उनके दूसरे बेटे मुकेश की जान को भी खतरा है, उसे भी कत्ल किया जा सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि सीबीआई तफ्तीश की मांग तक उठ गई है। ये मुतालिबा होने लगा है खानदान की तरफ से कि इस मामले पर सीबीआई के जरिए तफ्तीश कराई जाए। और वहीं महिला आयोग की सदर ममता शर्मा का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि वो, जैसा कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि वो सुसाइडल साइकोलॉजी उसकी थी, बावजूद उसके हो सकता है कि उसने शर्म से, समाज की शर्म से और जिसे कहना चाहिए कि डिप्रेशन में आके सुसाइड कमिट किया। लेकिन इन सबके बावजूद एक सवालिया निशान लगता है जेल एडमिनिस्ट्रेशन पे कि इतने प्रोटेक्शन के बाद, इतने प्रिकॉशन के बाद, इतनी सिक्योरिटी के बाद उसने कैसे सुसाइड कमिट किया। इसका ये मतलब था कि इतना घोर अपराधी होने के बाद भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन की उसके ऊपर निगाह नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया है। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ हमेशा कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने इनको टाइम बाउंड कर देना चाहिए कि इतने टाइम में फैसला आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरा हियरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कैमरा हियरिंग के बाद ये होता है कि एविडेंस चेंज नहीं हो पाती। तो कुछ ऐसे कड़े कदम लेने पड़ेंगे सरकार को जिससे इन ऐसे केसेस की पुनरावृत्ति ना हो और इस तरह के अक्यूज्ड जेल में रह के सुसाइड कमिट ना करें। तो लापरवाही की बात भी कही जा रही है क्योंकि जेल महकमे को आखिर इस बात की इत्तला क्यों नहीं लगी कि राम सिंह खुदकुशी करने जा रहा है। ये अपने आप में एक अहम सवाल है, एक खास सवाल है जो कि कहीं ना कहीं ममता शर्मा ने भी उठाया। इससे पहले राम सिंह के वकील के जरिए भी यही सवाल पूछा गया और इसके अलावा जो इल्जाम आयद किए जा रहे हैं राम सिंह के खानदान की तरफ से वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बैरक नंबर 3 जहां पर रखा गया था राम सिंह को, हालांकि उसके साथ 2 और कैदी थे, लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि वो कैदी क्या कर रहे थे उस वक्त जब राम सिंह ने फांसी लगाई। अहम सवाल यह भी है कि राम सिंह की हिफाजत में जो मुलाजिमीन तैनात किए गए थे वो क्या कर रहे थे उस वक्त, उन्हें क्यों इस बात का अंदेशा नहीं हुआ। इन तमाम सवालों के बीच बता दें आपको कि फॉरेंसिक टीम भी अपना काम कर रही है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जरिए भी तफ्तीश चल रही है और ये कोशिश की जा रही है हकीकत तक पहुंचने की, ये जानने की कि कैसे राम सिंह ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया, कैसे उसने खुदकुशी की और आखिर क्यों खुदकुशी की। यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या उसे फांसी का डर सता रहा था या फिर वो किसी के प्रेशर में था या फिर उसे अफसोस था अपने किए पर। हालांकि बता दें आपको कि इससे पहले हमेशा राम सिंह के बारे में यही बात सामने आती रही है कि उसे अपने किए पर अफसोस नहीं है और वो कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चाहता था। शुरुआत से ही वो चाहता था कि उसकी पैरवी हो। और सीनियर वकील केटीएस तुलसी का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, क्या नजरिया है, आइए आपको दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेट घटना है ये, हमारी न्याय प्रणाली के ऊपर सवालिया चिन्ह लगाता है कि किस तरह से हम इंसाफ की प्रणाली को चला रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत घनौना ये जुर्म था, मगर अदालत को मौका मिलना चाहिए कि उसकी इनोसेंस या गिल्ट के ऊपर कानून के मुताबिक फैसला कर सके, एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सके। मगर यहाँ पे जुर्म बाद में होता है, जजमेंट मीडिया की पहले आ जाती है और उससे
मुलजिम को बहुत प्रेजुडिस क्रिएट होता है, ना कि उसको प्रेजुडिस क्रिएट होता है, उसकी फैमिली को, उसके भाई बहन माँ बाप सबको इतना शर्मसार किया जाता है जजमेंट से पहले कि लोग सोचते हैं कि शायद जिंदगी जीने लायक नहीं रही। क्योंकि अगर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो संवैधानिक एक कानून है, संवैधानिक प्रिविलेज है, संवैधानिक हक है, मानवीय हक है, उसको लताड़ दिया जाए और सुबह से लेकर शाम तक उसको लताड़ा जाए और कहे कि इसी ने किया है, तो हम जुर्म को रिपोर्ट नहीं करते हैं। हम क्रिमिनल जो जुर्म करने वाला है उसको इतना ज्यादा ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं, डिमीन कर देते हैं कि हम संतुलन बिगाड़ देते हैं क्रिमिनल जस्टिस न्याय की प्रणाली का। तो ये बहुत ही दुखित घटना है। इसके बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, मीडिया को भी विचार करना चाहिए और सरकार को भी विचार करना चाहिए कि किस हद तक हम जो एक सस्पेक्ट है उसकी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं मीडिया को। सर, इसमें ना तो पुलिस को ये अधिकार होना चाहिए और ना मीडिया को अधिकार होना चाहिए कि वो हर सस्पेक्ट को पहले दिन से ही बिल्कुल दोषी करार दे और उसके ऊपर जजमेंट दे दे। सर, इसमें ट्रायल पे जो बाकी अक्यूज हैं और एक अक्यूज की डेथ हो गई, वो भी सुसाइड जो सर्कमस्टेंसेस, उस पर कुछ असर पड़ेगा ट्रायल पे, कोई नेगेटिव? जी नहीं, मेरे विचार में जो ऑनगोइंग ट्रायल है इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि मुलजिम ना तो पहले गवाह था और ना ही अब उसने गवाह बनना था। तो उसके होने या ना होने से बाकी मुलजिमों के दोष साबित होने में कोई बाधा नहीं आएगी। वो कानून के मुताबिक ट्रायल चलेगी। तो सुना आपने कि क्या नजरिया है सीनियर वकील केटीएस तुलसी का। उनका कहना था कि शुरुआत से ही जो भी मुलजिम हो उसकी शिनाख्त को उजागर नहीं करना चाहिए, उसको लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। ये नसीहत मीडिया के लिए भी थी, पुलिस के लिए भी थी, हुकूमत के लिए भी थी। तो जहां एक जानिब दिल्ली इज्तिमाई अस्मत-दरी के मुलजिम राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली, तो वहीं दूसरे जानिब दिल्ली में इस्मत-दरी के मामलों में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर दिल्ली एक बार फिर से इस्मत-दरी की वारदातों से दहल उठी है। यहां दिल्ली के मंडावली में एक खातून के साथ इज्तिमाई अस्मत-दरी की वारदात हुई, वहीं दूसरी तरफ मुस्तफाबाद में एक 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा ही घिनौना मामला सामने आया। मंडावली मामले में एक खातून को अगवा कर उसके साथ चलती कार में अस्मत-दरी की गई और फिर बदमाशों ने सरे राह सड़क पर उसे फेंक दिया। मुस्तफाबाद में एक नाबालिग की अस्मत-दरी हुई। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सवाल यही है कि दिल्ली गैंगरेप के बाद आखिर क्यों नहीं जागे हैं हम, क्यों इस तरह की वारदातें दिन ब दिन हो रही हैं, आखिर क्यों इस तरह के मामले रुक नहीं रहे हैं। तो 2 मामले सामने आए हैं 24 घंटों के अंदर। एक अक्षरधाम से एक खातून को अगवा किया गया, उसके साथ चलती कार में इज्तिमाई अस्मत-दरी की गई और उसके बाद एक 6 साल की नाबालिग मासूम के साथ मुस्तफाबाद में यही वारदात दोहराई गई। हमारी बच्ची पढ़ के आ रही थी मदरसे से, रास्ते में इम्तियाज ने पकड़ कर खींच लिया लड़की को। छोटी बच्ची हमारी गई, उसे बांध कर डाल दिया, उसके साथ बदतमीजी करी। हम गए इनके पास शिकायत लेकर, तो हमारे ऊपर चढ़ गए मारने के लिए। काफी प्रेशर डाला, मारपीट करने के लिए तैयार हो गया, हमें घर से भगा दिया। वो बुधवार दिन शाम को 5 बजे पढ़कर आ रही थी मदरसे से कि अचानक उस लड़के ने उसे पकड़ लिया, उठा के गोद में घर ले गया अपने। तो उसको देख के उसकी छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे गई बुलाने के लिए। तो उसने उसकी छोटी बहन को तो अलग बांध करके डाल दिया, हाथ उसके पीछे बांध दिया और उसे अलग डाल दिया और उसे ले गया दूसरे कमरे में।
पापा ले जाने के बाद उसके साथ उसने छेड़खानी की, तो उसकी जो छोटी बहन थी वो नीचे से झांकने लग गई, देखा उसने तो उसके मुंह से भी बदतमीजी की और पीछे भी मतलब खूब गलत काम किया उसके साथ। फिर उसको लालच देने लगा कि तू मैं तुझे 50 रुपए दूंगा और तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। फिर उसे छोड़ दिया, पैसे भी। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों ब्रेक के बाद हाजिर हैं हम। मंजरनामा देख रहे हैं आप। ओलंपिक में मुल्क के लिए मेडल जीतने वाले मुक्केबाज विजेंद्र की मुश्किलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उनके दोस्त बॉक्सर राम सिंह ने ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ने कहा है कि विजेंद्र के खिलाफ आज फैसला सुनाया जाएगा। वाजे रहे कि राम सिंह ने तस्लीम किया था कि उसने स्टार बॉक्सर के साथ ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि साथ ही राम सिंह ने यह सफाई भी देने की कोशिश की कि उसने ताकत बढ़ाने के लिए दवा यानी कि फूड सप्लीमेंट समझकर ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, जबकि NIS ने राम सिंह के दावे को मुस्तरद कर दिया। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव यूपी इंतखाब में किए गए अपने वादे के मुताबिक आज लखनऊ में मुनक्किद होने वाले एक प्रोग्राम में 10,000 तलबा को लैपटॉप बांटेंगे। ये लैपटॉप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, CBSE, ICSE वगैरह से 12वीं और 10वीं जमात में कामयाब हुए तलबा को दिए जाएंगे। और हैदराबाद में कांग्रेस के लिए 2014 के आम इंतखाबात के काफी दिलचस्प होने के इम्कान है। दरअसल कांग्रेस हैदराबाद पार्लियामानी हलके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के बिल मुकाबिल साबिक क्रिकेटर और मुरादाबाद से कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैदान में उतार सकती है। वाजे रहे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस के दरमियान अब दरार पड़ गई है, दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। दूसरे जानिब MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने
आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को फिरका परस्त करार देते हुए उनकी शदीद मुखालफत की है। जराये का कहना है कि अजहरुद्दीन को उनके दोस्त असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ खड़ा करने का आइडिया किरण कुमार रेड्डी का ही है, ताकि असदुद्दीन ओवैसी को सबक सिखाया जा सके। दूसरी जानिब वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और अजहरुद्दीन क्रिकेट के दौरान ही एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त रहे हैं। और अमेरिका के वजीर दिफा चक हीगल के दौरे अफगानिस्तान के मौके पर अफगान वजारत दिफा के बाहर हुए एक खुदकुश हमले में 9 अफराद हलाक हुए और 20 अफराद जख्मी हुए हैं। वाज़ेह रही कि अमेरिकी वजीर दिफा चक हीगल अभी काबुल में मौजूद हैं और महफूज जगह पर हैं। मकामी हुकाम का कहना है कि खुदकुश हमलावर साइकिल पर सवार था, जिसने वजारत दिफा की इमारत के बाहर खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। इस खुदकुश हमले में हलाक होने वाले आम शहरी ज्यादा हैं, जबकि जख्मियों में 2 अफगान सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी वजीर दिफा का वजारत का ओहदा संभालने के बाद अफगानिस्तान का ये पहला दौरा है। अमेरिका के वजीर दिफा चक हेगल के दौरे अफगानिस्तान के मौके पर अफगानिस्तान वजारत दिफा के बाहर होने वाले खुदकुश हमले में कम से कम 9 अफराद हलाक और 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। अफगान सिक्योरिटी हुक्काम ने बताया कि खुदकुश हमले में 20 अफराद जख्मी हुए हैं। वहीं अफगान हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावर एक साइकिल पर सवार था। दूसरी जानिब तालिबान के शिद्दत पसंदों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। वाज़ेह रहे कि धमाका अमेरिकी वज़ारत दिफा के अफगानिस्तान पहुंचने के कुछ देर बाद हुआ। जराये के मुताबिक उन्हें नामालूम महफूज मकाम पर ले जाया गया है। अमेरिकी वजीर दिफा चक हेगल अफगानिस्तान के सरकारी दौरे पर हफ्ते को काबुल पहुंचे थे। ख्याल रहे कि चक हेगल धमाके के वक्त किसी और जगह पर ब्रीफिंग में मौजूद थे। ताहम ब्रीफिंग के दौरान उनके साथ सफर करने वाले अखबार नवीसियों ने धमाके की आवाज सुनी। धमाके के बाद वजीर दिफा कमांडो के साथ बंद कमरे में मीटिंग के लिए काबुल के करीब वाक़े बिलग्रामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। वाज़ेह है कि वजीर दिफा बनने के बाद चक हेगल का अफगानिस्तान का ये पहला दौरा है। वहीं काबुल पुलिस के सरबराह का कहना है कि धमाके के बाद जख्मी को एम्बुलेंस के जरिए मुतादिद अस्पतालों में पहुंचाया गया है। इत्तलात के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे अफगान वजारत खारजा के मरकजी दरवाजे को निशाना बनाया। धमाके के निशाहिदीन के मुताबिक धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं जराये का कहना है कि लाशें जमीन पर इधर उधर बिखरी हुई थी। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद फायरिंग शुरू हो गई और वहां से वो भाग गए। दरियासना तालिबान ने एक ईमेल के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा कि शिद्दत पसंदों ने अफगान वजारत दिफा के आखिरी रास्ते में से एक रास्ते को निशाना बनाया। तालिबान ने अपने ईमेल पैगाम में कहा है कि यह हमला अमेरिकी वज़ार दिफा चक हेगल के अफगानिस्तान के दौरे पर किया गया है, जिसका मकसद अमेरिकी वजीर दिफा को पैगाम देना है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 66,000 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं और आइंदा बरस इन फौजियों की कमी के बाद ये तादाद 34,000 तक पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और मजलूम फिलिस्तीनियों पर इजरायली फौजियों के तशद्दुद का सिलसिला मुसलसल जारी है। वाज़ेह रहे कि काबिज इजरायली फौज ने मस्जिद अक्सा में आने वाले नमाजियों को ज़दो-ख़ौफ किया, जिसके ज़िम्न में फिलिस्तीनियों और इजरायली हिफाजती एहलकारों के दरमियान किबला अव्वल के अहाते में ही खौफनाक झड़पें शुरू हो गई हैं। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब लोग नमाज अदा करके मस्जिद अक्सा से निकल रहे थे तो अचानक सहूनी फौज के एहलकारों ने नमाजियों पर साउंड बमों और आंसू गैस के शीलों की बौछार कर दी। इन झड़पों में तकरीबन 20 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीनियों के खिलाफ मुख्तलिफ बहानों से तशद्दुद का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक काबिज इसराइली फौज की जानिब से मस्जिद अक्सा आने वाले नमाजियों को ज़दो-ख़ौफ करने पर किबला अव्वल के अहाते में फिलिस्तीनी और इजराइल सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान खौफनाक झड़पें शुरू हो गई हैं। दरअसल सहूनी एहलकारों ने जुमे की नमाज पढ़कर निकलने वाले नमाजियों पर साउंड बमों, आंसू गैस के शीलों की बौछार कर दी। वहीं अरब पैरामेडिकल स्टाफ की यूनियन के मुताबिक इन झड़पों में 20 के करीब फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। वहीं अरब पैरामेडिकल स्टाफ की यूनियन के मुताबिक इन झड़पों में 20 के करीब फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं, जबकि इजरायली फौज के बरसाए गए आंसू गैस की शीलों से मस्जिद अक्सा में मौजूद 70 नमाजियों को दम घुटने का सामना है। इसराइली फौज के सैकड़ों एहलकारों ने नमाज जुमा खत्म होते ही नमाजियों पर हल्ला बोल दिया और मुताद्दिद को बराह रास्त तशद्दुद का निशाना बनाया। वहीं नमाजियों को मुंतशिर करने के लिए साउंड बमों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जद में आकर फिलिस्तीनी सहाफी भी जख्मी हुए। दूसरी जानिब काबिज फौज के बरसाए गए शीलों से मस्जिद के मशरिकी दरवाजे को आग लग गई, जिससे मस्जिद अक्सा में मौजूद नमाजियों में शदीद इश्तिआल फैल गया। ताहम मस्जिद से इजराइल फौज को जाते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जराये के मुताबिक हरम कुद्सी के हाथे दरवाजे पर फिलिस्तीनी नौजवानों ने इजराइली एहलकारों पर पथराव शुरू किया, जिसके बाद दोनों जानिब से झड़पें शुरू हो गई।
वहीं फिलिस्तीनी नौजवानों के पथराव से एक सेहूनी फौज सर पर पत्थर लगने से जख्मी हुआ। इजरायली पुलिस ने अरब मेडिकल सर्विसेज के अमले को मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल होने से रोक दिया था। फिलिस्तीनी जख्मियों की मदद को आने वाले अमले को भी मस्जिद में दाखिल नहीं होने दिया। दूसरी जानिब अल-कुद्स की इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल के सरबराह का कहना है कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के मस्जिद अक्सा पर हमले की शदीद मजम्मत की जा रही है। उन्होंने कहा कि काबिज फोर्सेस के इस हमले का मकसद फिलिस्तीनी नमाजियों को खौफजदा करके क़िबला अव्वल में आने से रोकना है। जुमे के रोज सेहूनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नमाज जुमा के बाद नमाजियों पर हमला किया था। वहीं आंसू गैस के शीलों की बौछार और तशद्दुद की जद में आकर दर्जनों नमाजी जख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब शेख अकरमा ने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजराइल ने पहली मर्तबा मस्जिद अक्सा के नमाजियों को इस तरह तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया है, बल्कि इजरायली फोर्सेज आए दिन मस्जिद अक्सा में घुसकर नमाजियों को इसी तरह से परेशान करती है। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि इजरायली फौज का ये हमला पहले से तयशुदा था, जिसका मकसद मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले फिलिस्तीनियों की हिम्मत को तोड़ना था। ताहम सेहूनी दुश्मन याद रखे कि इस तरह के मजालिम से वो फिलिस्तीनी कौम के इरादों को पस्त नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني. विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 से, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा